इंस्पेक्टर फिरोज अपनी गार्ड के साथ मुस्तैद था। उन लोगों को चंद माह पहले ही ये खुसूसी जिम्मेदारी तफवीज की गई थी जिस पर कम से कम वो खुश नहीं थे, लेकिन ये खिदमत बहरी मुहाफिज अंजाम दे रहे थे और उस इलाके में तो बतौर खास नेवी की इंटेलिजेंस एजेंसी सरगर्म रहती थी। लेकिन शायद सिक्योरिटी डबल करने के लिए उनकी एजेंसी को भी इस काम पर लगा दिया गया था। कुछ अरसे से ये खबरें आम थीं कि हमसाया ममालिक से तखरीब कारी के लिए जो असलहा इस शहर में लाया जा रहा है वो इसी समंदरी रास्ते से आता है और साहली इलाके से फिर शहर में तकसीम करने के लिए ले जाया जाता है। ये खबर भी थी कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर अपनी शिकारी लॉन्चों के जरिए दुश्मन के एजेंट और तंजीम के तरबियत याफ्ता वर्करों को जो भारत से वापस आते थे यहाँ तक पहुँचा देते थे। मरकज की तरफ से ऐसी खबरों का सख्ती से नोटिस लेते हुए ये कार्रवाई की गई थी और अब नेवी के अलावा दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों को भी तवील साहिली पट्टी पर कड़ी नजर रखने की हिदायत जारी हुई थी। उस साहिली इलाके में माहीगीरों की बस्तियां आबाद थीं और वो इन्हीं समंदरी रास्तों से गुजरकर शिकार के लिए जाते थे। शाम ढल चुकी थी। समंदर बज़ाहिर पुरसुकून था, लेकिन अपने सीने में हजारों तूफान समेटे बह रहा था। दूर दूर तक किसी लॉन्च का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। शायद माहीगीर गहरे समंदर में मछलियां पकड़ने चले गए थे और अब उनकी वापसी सुबह के बाद ही होने वाली थी। चांद की आखिरी तारीखों के सबब शाम ढले ही चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा और इंस्पेक्टर फिरोज जीप में अपने 4 मुसल्ला जवानों के साथ साहिल के साथ साथ गश्त कर रहा था। उन लोगों ने जीप एक तरफ खड़ी कर दी थी और अब एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ थे। ताहद निगाह सिवाय नीले पानी के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था या फिर अंधेरे की वो तवील चादर जो बिलाखिर पानियों का हिस्सा बन जाती थी। मेरे ख्याल में यहीं रुक जाते हैं, आज मौसम के तेवर भी अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। नजीर यार जरा चाय का एक कप तो बोतल से निकालना। इंस्पेक्टर फिरोज ने अपने साथियों में से एक से कहा, जिसने यस सर कहकर जीप ही में मौजूद फ्लास्क से चाय का एक कप निकालकर अपने ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। अभी उसने 2-3 घूंट ही पिए थे जब अचानक जीप में नस्ब वायरलेस रेडियो में गड़गड़ाहट पैदा हुई। उसने मामूल के मुताबिक ही माइक हाथ में पकड़कर आवाज मौसूल करने वाला बटन दबा दिया, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर एक मर्तबा तो उसके हाथों से चाय का कप गिरते गिरते रह गया। ये मलिक साहब थे, उसकी एजेंसी के मकामी अफसर आला। आज तक उसने ढंग से मलिक साहब की शक्ल नहीं देखी थी। वो बराह रास्त उससे मुखातिब थे। उसने माइक पर हाथ रखकर अपने साथियों को खामोश रहने का इशारा किया। एसपी साहब हैं, खामोश। सब अपनी जगह बैठे बैठे तन गए। मलिक साहब की आवाज आई, पेट्रोल 7। हमारे एक सोर्स ने थोड़ी देर पहले शुमाल की समत 8-9 किलोमीटर की दूरी पर मुश्तबा नकलो हरकत नोट की है। फौरन वहां पहुंचो और हालात का जायजा लो, और हाँ, वहां पहुंचते ही मुझे रिपोर्ट करो। मैं खुद लाइन पर मौजूद हूँगा। खबरदार अगर किसी ने मामूली सी कोताही भी की, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाबाश, बड़ी मुस्तैदी से और होशियारी से। अगर जरूरत हो तो फौरन मुझसे राब्ता करो और जिस किस्म की भी मदद दरकार हो मुझे बताओ। अगर मजीद फोर्स दरकार है तो भी मैंने 2 जीपों को स्टैंड बाय कर दिया है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, गो अहेड। मलिक अख्तर ने हुक्म देकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। एक हवालदार ने कहा, कोई खतरनाक मामला है सर। एसपी साहब ने तो खुद हुक्म दिया है तो जरूर कोई अहम बात होगी। इंस्पेक्टर बोला, चौकस हो जाओ, यही मौका होता है अपना आप दिखाने का। बेवकूफों, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिला करते अपनी कारकर्दगी दिखाने के। होशियारी से बैठना, अपनी गन्ने चेक कर लो। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम खुद मुजरिमों को पकड़ सकते हैं। ये कहते हुए उसने ड्राइवर को जीप बढ़ाने का इशारा कर दिया। अपनी रवानगी का सिग्नल उसने कंट्रोल रूम को देकर बता दिया था कि उनकी अगली मंजिल कौन सी है। कंट्रोल रूम में उस रोज बतौर खास मौजूद एसपी मलिक अख्तर ने जब ये पैगाम सुना तो वो जेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। उस रोज उसके महकमे के लोग अपने अफसर आला की कारकर्दगी और काम से उसकी लगन देखकर हैरान तो रह गए थे। मलिक अख्तर की आमद अचानक खिलाफ तवक्को और चौंका देने वाली थी। मलिक अख्तर ने आते ही कंट्रोल रूम का रुख किया था। उसके साथ ही उसने 2 जीपों को हंगामी हालत में मदद की अपील पर रवाना होने का सिग्नल दे दिया था, जिसका मतलब यही था कि एसपी मलिक अख्तर को जरूर अपने खुसूसी जराए से कोई इत्तला मिली थी और ये इतनी अहम इत्तला थी जिस पर कार्रवाई करने के लिए वो खुद यहाँ आ गया था। अब ये खुसूसी ऑपरेशन उसकी कमान में हो रहा था। जीप की रवानगी के करीबन 5-7 मिनट के बाद उसने अपने कमरे का रुख इस हिदायत के साथ किया कि दूसरी तरफ से मौसूल होने वाला हर पैगाम उस तक पहुंचाया जाए। उसने अपने मातहत अमले के लिए रेड अलर्ट कर दिया था, जिसका मतलब था कि अब वो लोग उस वक्त तक अपने घरों को नहीं जा सकते जब तक उनका अफसर आला वहां मौजूद था। अपने कमरे में पहुंचकर उसने चंद लम्हों के लिए कुछ सोचा, फिर अपनी मेज के कोने में धरे टेलीफोनों में से एक उठाकर उस पर एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ कॉल मिलने पर उसने दुकान के मालिक सेठ साहब से अपने सूट से मुताल्लिक दरियाफ्त किया कि वो सिलकर तैयार हुआ है या नहीं।
दूसरी तरफ से जवाब मिला, सर कल तक मिल जाएगा। वो बोले, भाई सेठ साहब मुझे फौरन चाहिए, गो अहेड। इतना कहकर उसने इस तरह फोन बंद कर दिया जैसे उसे बर वक्त न तैयार होने पर गुस्सा आ गया हो। मलिक अख्तर का पैगाम सेठ साहब ने वसूल किया था। ये वही जाते शरीफ थे जो उससे मीनाक्षी के भाई के रूप में मिले थे। आज वो लोग मलिक अख्तर से हक के नमक वसूलने जा रहे थे। इस तरह वो उसकी वफादारियों का इम्तिहान भी ले रहे थे और इस बात का जायजा भी कि इन दिलों में कितना तेल है। जैसे ही मलिक की तरफ से गो अहेड का सिग्नल मौसूल हुआ, सेठ ने अपने फोन से एक और नंबर पर यही पैगाम दे दिया। करीबन 10 मिनट के बाद 4 मुख्तलिफ टेलीफोन नंबरों से बारी बारी ये पैगाम एक दूसरे तक पहुंचने के बाद बिलाखिर समंदर में मौजूद उस लॉन्च तक पहुंच गया जो साहिल समंदर से करीबन 4-5 किलोमीटर की दूरी पर डांवाडोल पानी में इंजन बंद किए खड़ी थी। उस मजबूत लॉन्च के कैप्टन को जैसे ही गो अहेड का सिग्नल मिला, उसने इंजन रूम को पैगाम मुंतकिल कर दिया। अचानक ही लॉन्च के ताकतवर इंजन जागे और वो पानियों पर तैरती बरक रफ्तारी से साहिल की तरफ बढ़ने लगे। अंधेरे की चादर को चीरती लॉन्च के सिर्फ इंजन ही ऐसे थे जिनका शोर सुनाई दे रहा था। इतने गहरे अंधेरे में भी उन लोगों ने तमाम लाइटें ऑफ कर दी थीं। तंजीम के एक सूबाई वर्कर को मरकज की तरफ से अपने महकमे की एक बड़ी सरकारी वैगन को किसी भी हंगामी हुक्म पर रवानगी के लिए तैयार रखने की हिदायत सुबह ही दे दी गई थी और उनकी हिदायत पर तंजीम ही के उसी महकमे में मुलाजिम एक ऑफिसर ने अपने बेटे की शादी की दरखास्त देकर महकमे से एक दिन के लिए वैगन मुस्तार मांगी थी, जो उसे वजीर साहब का चहीता ऑफिसर होने के नाते फौरी तौर पर जारी हो गई। ये ऑफिसर जो सरकारी मुलाजिम तो बराए नाम लेकिन बाबा साहब का गुलाम बतौर खास था, दोपहर ही से वैगन लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। उसका घर साहिल समंदर से कुछ फासले पर एक जदीद रिहायशी कॉलोनी में वाक़ था। उसके घर पर पहले ही से तंजीम के 3 नौजवान मौजूद थे। घर पहुंचते ही उसने वैगन की चाबी उन नौजवानों के सरगना को थमा दी और खुद इत्मीनान से अपने कमरे में आकर बैठ गया। शाम ढलने के बाद जब उसे अपने सेलुलर फोन पर अगली हिदायत मिली तो उसने वैगन में मौजूद नौजवानों तक वो हिदायत बाबा साहब के हुक्म की सूरत में मुंतकिल कर दी। उस हुक्म में उस जगह की निशानदही की गई थी जहां से उन्हें माल वसूल करके परवेज भाई के यहाँ पहुंचाना था। उस माल की नौयत क्या थी, उसे कहां से लाया जा रहा था, लाने वाले कौन थे, उनके जहनों में इस तरह के सवालात ही पैदा नहीं होते थे। उन्हें तरबियत ही इस बात की दी गई थी कि जो हुक्म मिले अपनी जान की परवाह न करते हुए उस पर अमल करना है, खा उस रास्ते में मौत ही आ जाए। ये तीनों भारतीय इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ कैंपों में तरबियत हासिल कर चुके थे और किसी भी तरह के हंगामी हालात से निमटने का तजुर्बा भी रखते थे। तंजीम की तरफ से उन लोगों को निहायत अहम मिशन पर ही रवाना किया जाता था और उन्हें आम कारकुनों से भी दूर ही रहने की हिदायत की जाती। उन लोगों को सिर्फ कोड बताया गया था। कोड वो सवाल के जवाब में बताते जो माल लाने वालों पर उनकी शनाख्त आश्कार करता, जिसके बाद बंद पेटियों में मौजूद माल उनकी वैगन में लोड करवाया जाता और वो वैगन को माल समेत परवेज भाई के पहले से तय करदा अड्डे पर पहुंचाकर अपनी राह लेते। इस सिलसिले में तंजीम के मुजरिमाना जहन इतनी एहतियात करते थे कि उन तीनों में से किसी को दूसरे के सही नाम का भी इल्म नहीं था। उन तीनों का ताल्लुक उस सूबे के 3 मुख्तलिफ शहरों से था और उन्हें खुसूसी मिशन के लिए बतौर खास इकट्ठा किया जाता था। उन्हें सख्ती से इस बात की हिदायत की जाती थी कि अपनी शनाख्त से एक दूसरे को बाखबर न होने दें। वो खुद भी जानते थे कि राजदारी ही में उनकी बका का राज मुज़मिर है। उन्होंने अभी तक एक दूसरे को सिवाय अपने जाली नामों के और कुछ नहीं बताया था और अब वो साहिल समंदर के किनारे उस मकाम तक पहुंच गए थे जहां रुककर उन्हें माल का इंतजार करना था। उन्हें वहां पहुंचे बमुश्किल चंद मिनट ही गुजरे थे जब समंदर की तरफ से किसी लॉन्च के इंजन की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। उनमें से एक ने अपने पास मौजूद नाइट विजन से समंदर की तरफ देखा और मुतमईन होकर गर्दन हिला दी। उसके साथ ही उसने अपने साथियों को इशारे से चौकस रहने की हिदायत कर दी थी। उसके दोनों साथियों के पास ब्राउनिंग पिस्टल मौजूद थे। उन्होंने पिस्टल फायरिंग पोजीशन में किए और उन टीलों की ओट में पोजीशनें संभाल ली जिनके एक तरफ उन्होंने अपनी वैगन को छुपाया था। शायद ये जगह तंजीम ने बतौर खास ऐसे कामों के लिए मुख्तस की थी क्योंकि वहां समंदर के किनारे मौजूद पथरीली पहाड़ियों में वैगन को छुपाने के लिए खासी जगह मयस्सर थी और अचानक कोई मुसीबत आ जाने की सूरत में वहां छुपकर दिफा करना किसी हद तक मुमकिन था। उनका तीसरा साथी साहिल के नजदीक खड़ा हो गया। लॉन्च के इंजनों की आवाज अब बढ़ने लगी थी। फिर अंधेरे में वो समंदर के सीने पर एक हयूले की तरह नुमाया होने लगी। साहिल समंदर पर मौजूद नौजवानों ने अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च से 3 मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां वक्फे वक्फे से जलाकर आने वालों को अपनी मौजूदगी और महफूज होने का सिग्नल दिया और खुद एक टीले के पीछे पिस्तौल थाम कर बैठ गया। लॉन्च आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पहुंच रही थी।
अब उन्हें लॉन्च के अगले हिस्से में खड़ा वो शख्स भी दिखाई देने लगा था जो उनकी तरह टॉर्च से मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां मुनक्किस कर रहा था। लॉन्च के इंजन बंद हो गए थे और वो किनारे से आ लगी थी। 3-4 साए बड़ी तेजी से लॉन्च से छलांगे लगाकर बाहर आए और तैरते हुए किनारे पर पहुंच गए। लॉन्च वहीं लंगर अंदाज हो गई। वैगन वाला नौजवान अब उनकी तरफ बढ़ रहा था। उन सब ने एक दूसरे की तरफ पिस्तौल तान रखे थे और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि उन्होंने आपस में कोड वर्ड्स का तबादला करने के बाद इस बात का इत्मीनान नहीं कर लिया कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। एक दूसरे की शनाख्त से मुतमईन होने के बाद उसके दोनों साथी भी एक मखसूस इशारे पर वहां पहुंच गए। अब उन सब लोगों ने मिलकर लॉन्च से लकड़ी की बड़ी बड़ी मजबूत पेटियां उतारनी और वैगन में मुंतकिल करनी शुरू कर दी। बमुश्किल 15 मिनट में उन्होंने लॉन्च पर मौजूद पेटियां, जिनमें इंतहाई खतरनाक आतिशी असलहा और तखरीबकारी का सामान बंद था, वैगन में मुंतकिल कर दी और अपनी अपनी राह ली। वैगन अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी जबकि लॉन्च दोबारा खुले समंदर में वापस जा रही थी। उसमें सवार तंजीम के दहशतगर्दों ने अब लॉन्च की बत्तियां भी रोशन कर ली थीं और बड़े बड़े मछली पकड़ने के जाल भी उस पर फैला दिए थे। उस लॉन्च पर पहले ही से शिकार करदा मछलियां मौजूद थीं और अब बादियों नजर में यही महसूस हो रहा था कि ये माही गिरों की लॉन्च है जो समंदर में मछलियां शिकार करने के बाद अब रात गए अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। दूसरी तरफ वैगन असलहे समेत साहिल समंदर पर मौजूद एक और मॉडर्न आबादी के एक बंगले में पहुंच गई थी जहां तंजीम के गुंडे उसके मुंतजिर थे। उन्होंने पलक झपकते माल वसूल कर लिया। वैगन में सवार 2 दहशतगर्द यहां उतर गए जबकि तीसरा वैगन उस सरकारी ऑफिसर की कोठी की तरफ ले गया जहां से उसने वैगन वसूल की थी। सरकारी ऑफिसर बेचैनी से उनकी बाहिफाजत वापसी का मुंतजिर था। उसने वैगन देखकर सुख का लंबा सांस लिया और अपने घर के लाउंज में वैगन खड़ी कर ली। तीसरे दहशतगर्द को उसने एक कार की चाबी थमा दी थी जिस पर सफर करके वो यहाँ आया था और अब उसी पर सफर करता इत्मीनान से वापस जा रहा था। उसके बाकी दोनों साथी भी उसी तरह अलग अलग गाड़ियों में अपने महफूज ठिकानों तक पहुंच गए थे। तीनों को इस काम का खतीर मुआवजा पहले ही मिल चुका था। उनके महफूज ठिकानों पर शराब और शबाब बोनस की सूरत में अलग से उनके लिए फराहम कर दिया गया था। इंस्पेक्टर फिरोज ने एसपी साहब की बताई हुई बस्ती से कुछ फासले पर ही अपनी जीप खड़ी करके उसकी लाइट्स ऑफ कर दी थी और अब वो जीप से उतरकर रात के अंधेरे में देखने वाली ताकतवर दूरबीन के जरिए सूरत हाल का जायजा ले रहा था। अचानक ही उसकी नजरें वहां से कुछ फासले पर मौजूद एक लॉन्च पर फोकस हो गईं। ये लॉन्च उसे मुश्तबा दिखाई दे रही थी। उमूमन रात के उस पहर उस इलाके से कोई लॉन्च न तो कहीं आती थी और न ही कहीं जाती थी। उसने अपने साथी के कान में सरगोशी की, जरूर कुछ दाल में गाला है। उसके नायब ने कहा, सर उन्हें पकड़ते हैं। इंस्पेक्टर फिरोज ने कुछ सोचते हुए अपने साथी से कहा, नहीं जरा ठहरो, पहले मैं रेकी करके देख लूं, मेरा सिग्नल मिलने पर ही तुम कार्रवाई करना। नायब ने कहा, ऑल राइट सर। उसके साथी अब जीप से बाहर आकर अपनी अपनी गन्ने सीधी करने लगे थे। इंस्पेक्टर फिरोज ने हस्बे हिदायत अपनी गाड़ी के वायरलेस रेडियो से एसपी साहब को सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि वो पहले रेकी करके सूरत हाल का जायजा लेने जा रहा है। ये भी तो मुमकिन था कि उन लोगों के पास असलहा ज्यादा तादाद में मौजूद हो और लेने के देने पड़ जाएं। यूं भी उनकी तरबियत का तकाजा यही था कि दुश्मन की ताकत का अंदाजा करने के बाद ही उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए। वेल डन, शाबाश जवान। पहले तुम रेकी करो और मुझे रिपोर्ट दो कि खतरे की नौयत क्या है। अगर सूरत हाल खराब हो तो मैं उस इलाके में मैरीटाइम सिक्योरिटी से मदद की दरखास्त करता हूँ। देखो ऑफिसर, मेरे लिए तुम्हारी और दूसरे जवानों की जान बहुत कीमती है। अपनी जान को बिला वजह खतरे में न डालना। नाउ गो अहेड, मैं तुम्हारे अगले पैगाम का मुंतजिर हूँ। ये कहकर उसने वायरलेस का राब्ता खत्म किया और उसी तरह अपने कमरे में वापस चला गया। एक मर्तबा फिर उसने फोन करके अपने किसी दोस्त की खैरियत दरियाफ्त की और उसे फौरन किसी माहिर अमराज से मशवरे का सबक देकर फोन बंद करके दोबारा कंट्रोल रूम में आ गया। तंजीम के भारतीय इंटेलिजेंस के तरबियत याफ्ता तखरीबकारों ने ये सारा ड्रामा बड़ी होशियारी से स्टेज किया था। उन लोगों ने मलिक अख्तर से सिर्फ एक ही मर्तबा इस नौयत की वतन फरोशी नहीं करवाई थी कि इसी एक मुहिम की कामयाबी पर इक्तिफा करके बैठे रहते। उन्होंने कुछ ऐसा तासुर पैदा करना था कि ये ड्रामे का रूप धार ले और मलिक अख्तर जिसने अपने वतन से गद्दारी की थी उल्टा अपने महकमे वालों की नजर में मोतबर भी ठहरे। ये लॉन्च यहाँ इसी मकसद के लिए रखी गई थी। जैसे ही मलिक अख्तर की तरफ से ये फोन मिला, दूसरे ही लम्हे लॉन्च पर मौजूद दहशतगर्दों को फरार और फायरिंग का पैगाम दे दिया गया। इंस्पेक्टर फिरोज अभी कुछ दूर ही था जब उसने लॉन्च के इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनी। अब कुछ करने का लम्हा था। वो सोचने में वक्त जाया नहीं करना चाहता था। दूसरे ही लम्हे वो वापस अपने साथियों की तरफ भागा और उन्हें जीप में बैठने का हुक्म दिया।
उसने वायरलेस पर एसपी साहब को पैगाम दिया, सर उन्हें शायद शक हो गया है, हम उन्हें ललकारने जा रहे हैं। मलिक अख्तर ने कहा, शाबाश, जाने ना पाए, पकड़ो उन्हें, मैं मदद रवाना करता हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ, आउट। मलिक अख्तर ने राब्ता मुनक़ता किया और फौरन अपने जवानों को ऑपरेशन का सिग्नल देकर तेजी से अपना पिस्तौल संभालता बाहर लपका। उसके मातहत अपने अफसर आला की इस फर्ज शनासी पर दिल ही दिल में बहुत मोतरिफ हो रहे थे कि वो किसी की मदद हासिल करने की बजाय खुद अपने जवानों की मदद के लिए जा रहा है। पहले से तैयार दोनों जीपें बर्क रफ्तारी से साहिल समंदर की तरफ भाग रही थी। मलिक अख्तर ने जीप में बैठते ही वायरलेस के जरिए साहिल समंदर के उस हिस्से में सरगर्म अमल सिक्योरिटी एजेंसियों से अपने जवानों की मदद का पैगाम भी नशर कर दिया था। उसे जवाब में बताया गया कि आधे घंटे से पहले उनके लिए मदद पहुंचना मुमकिन नहीं, क्योंकि उस इलाके में इस नौयत की कोई वारदात आज तक नहीं हुई और हुस्न इत्तेफाक था कि नजदीक कोई मदद भी मयस्सर नहीं थी। इंस्पेक्टर फिरोज ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने साथियों को लॉन्च सवारों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वो लोग अपनी जीप बड़ी बर्क रफ्तारी से भगाते हुए उस तरफ जा रहे थे, लेकिन उनके लॉन्च के नजदीक पहुंचने तक लॉन्च उनकी दस्तरस से बाहर हो गई। इंस्पेक्टर फिरोज ने साहिल की तरफ भागते हुए उस पर अपनी राइफल से गोलियां बरसाईं। जवाब में लॉन्च सवारों ने भी साहिल की तरफ गोलियों की बारिश कर दी। जब तक उसके साथी उसकी मदद को पहुंचते, लॉन्च गोलियों की रेंज से बाहर हो गई थी। अब वो सिवाय कफे अफसोस मलने के और कुछ नहीं कर सकते थे। जिस जगह लॉन्च खड़ी थी वहां डिब्बों के ढेर लगे हुए थे। इन डिब्बों में गैर मुल्की सस्ती अशिया, सिगरेट, साबुन, ट्रांजिस्टर, रेडियो वगैरह बड़ी तादाद में मौजूद थे। ड्रामे में हकीकत का रूप भरने के लिए तखरीबकारों ने जानबूझकर वहां 15-20 हजार रुपए की अशिया छोड़ दी थी। इस असना में एसपी साहब भी मौका वारदात पर पहुंच गए थे। खुदा जाने किसने प्रेस वालों को इस वाक़े की खबर कर दी थी, क्योंकि उनकी आमद के करीबन 1 घंटे के बाद प्रेस के लोग भी अपने कैमरों समेत वहां मौजूद थे। इस दरमियान मुख्तलिफ एजेंसियों के आला अफसरान और जिम्मेदारों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया था। मलिक अख्तर ने अखबार नवीसों को गर्दन फुलाकर अपने इस कारनामे की तफसीलात बताईं और अगले रोज अखबारात में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तस्वीर के साथ ये खबर भी शाया हुई कि समंदरी रास्ते से गैर मुल्की अशिया की स्मगलिंग करने वाली एक लॉन्च पर उसके जवानों ने इंतहाई खुफिया जराए से मिलने वाली इत्तलात पर छापा मारा और हजारों रुपए मालियत का गैर मुल्की सामान कब्जे में ले लिया। लेकिन स्मगलर फरार होने में कामयाब हो गए। खस कम जहां पाक, सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। उससे अगले रोज जब मलिक अख्तर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मीनाक्षी अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ वहां मौजूद थी। नोटों से भरा ब्रीफकेस और सामान ऐशो इशरत उसके पहलू में मौजूद था। मलिक अख्तर को उसके ज़मीर की इतनी ज्यादा कीमत चुका दी गई थी जिसका वो तसव्वुर भी न कर सके। अगर उसके नजदीक बज़ाहिर इतने मामूली से काम की इतनी ज्यादा कीमत थी तो वो 1000 मरतबा ऐसा घिनौना और मुल्क दुश्मन कारनामा अंजाम देने को तैयार था। उस रात मीनाक्षी ने मलिक अख्तर पर ऐशो निशात के ऐसे ऐसे बंद दरवाजे वाकिए कि उसे मबहूत करके रख दिया। वो रॉ की तरबियत याफ्ता फाहिशा थी। उसे बताया गया था कि मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी बहरहाल औरत ही है और एक औरत की हैसियत में वो मर्द को किस अदा से मात दे सकती थी, यही वो खुसूसी ज्ञान था जो उसे बाहम पहुंचाया गया था। बेहयाई और जिनसी बेराह रवी से मुताल्लिक कोई भी ऐसा घटिया तसव्वुर जो मलिक अख्तर के जहन में रहा होगा, मीनाक्षी उसे हकीकत का रूप दे चुकी थी। सुबह जब वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था तो उसके दिलो दिमाग पर मीनाक्षी छाई हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।